इस वीडियो में हम समझेंगे थ्री मोमेंट इक्वेशन के बारे में। पूरा इसका प्रोसीजर हमें समझना है यहाँ पे। इसे हम क्लैपेरॉन्स थ्योरम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थ्री मोमेंट इक्वेशन आपको लिखा गया है अगर, तो इसका मतलब थ्री मोमेंट्स का यूज करा जाएगा। ये एक कॉन्टिन्यूअस स्पैन हमें दिख रहा है। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक टाइम पे दो स्पैन को लेना है। ठीक है, दो स्पैन्स को लेना है। और जैसे ये इक्वेशन आपको दिख रही है, ए पॉइंट और बी और सी, ये सब जो हमारे पास सपोर्ट्स है, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, मोमेंट निकालनी है, एम ए एम बी और एम सी। ठीक है, मोमेंट यहाँ पे चाहिए होगी, लेंथ चाहिए होगी। इस जो हमारे स्पैन है, अलग अलग स्पैन्स की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे हमें। ठीक है, उसके सिवाय यहाँ पे A1 X1 दिया हुआ है, X1 बार, और A2 X2 बार भी दिया हुआ है। नीचे लेंथ है वो हमें पता है ऑलरेडी, लेकिन A1 X1 बार क्या चीज है। अब यहाँ पे A1 X1 बार क्या है, पहले तो A1 हो जाता है एरिया, जो हमारी इस लोड की वजह से हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी ना, उसका जो एरिया होगा ना वो हमारा A1 हो जाएगा। अब उसी डायग्राम का जो हमारा सेंट्रॉइड होगा ना, उसका डिस्टेंस जो होगा स्टार्टिंग वाले पॉइंट से, मतलब जिस भी स्पैन की हम बात कर रहे हैं उसके स्टार्टिंग वाले पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होगा ना, वो उसका CG का, वो हमारा हो जाएगा X1 बार या फिर X2 बार। ठीक है, तो ये X1 और X2 ये सारी चीजें अब हमें निकालनी पड़ेंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी चीजें हमने निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस बीम के लिए जो हमारी इस लोड की वजह से जो हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स आएंगी, वो हम बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हमारे पास पॉइंट लोड होगा तो इस तरीके से ट्राइंगुलर डायग्राम बनती है। ठीक है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है उसकी वजह से इस तरीके से पैराबोलिक डायग्राम बनती है। ठीक है, तो हमारी ये डायग्राम होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस डायग्राम्स के जो पीक है उसकी वैल्यू निकालनी है। ये जो हमारे ये पीक्स है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब इसकी हाइट जो है वो हमें निकालनी है। तो हाइट के लिए जो फॉर्मूलाज हैं वो हमने यूज करने हैं, जो कि आपको याद ही रख लेने हैं। ये हम तब जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लर्न करते हैं, हम मतलब हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स बनाते हैं, उस टाइम पे ये हमें याद हो जाने चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जब हम एक इस तरीके से पॉइंट लोड होता है और उसके लिए दो डिस्टेंस के बीच में, मतलब वो सेंटर पे नहीं है, एक स्पैन के लिए हम पूरे ए बी जो स्पैन है उस पे देख रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा जो लोड है 18 किलो न्यूटन, ये हमारा सेंटर पे नहीं है। यहाँ से ए डिस्टेंस है, यहाँ से बी डिस्टेंस मान के चल रही है। ए इज इक्वल्स टू 4, बी इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो हमारा यहाँ पे पीक जो होगी, हाइट ऑफ फर्स्ट डायग्राम, इसको मैं फर्स्ट डायग्राम बोल रही हूँ, इसके पीक की वैल्यू हो जाएगी WAB/L। ठीक है, ये हो जाएगा WAB/L। इसकी वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 4 इंटू 2 अपॉन टोटल L हो गया 6। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 24 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया 24 यूनिट्स। अब ये जो दूसरा वाला है ना, यहाँ पे 16 किलो न्यूटन का लोड, ये बिल्कुल सेंटर पे लगा हुआ है। ये यहाँ पे 2 मीटर लिखना था मुझे, ये 2 मीटर है और ये 4 मीटर का स्पैन है। ठीक है, तो ये जो ये लोड लगा हुआ है 16 किलो न्यूटन का, ये सेंटर पे लगा हुआ, उसके लिए फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है फॉर्मूला, वो हो जाता है PL/4। ठीक है, या फिर WL/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा WL/4, कितना आ जाएगा, W जो हमारा लोड लगा हुआ है वो आ गया 16 किलो न्यूटन, और लेंथ इसकी 4 है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये 16 यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गई दूसरे वाले स्पैन की हाइट। तीसरे स्पैन की हाइट क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये हाइट का मतलब यही है कि ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इनकी क्या हो रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाती है WL/8। ठीक है, तो ये आ जाएगा WL²/8, और W की वैल्यू यहाँ पे 3 है, L की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर अपॉन 8, और यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है, 4 के साथ 8 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 और इंटू 4, और ये 2, तो मतलब कि ये आ गया 6 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ से ये 6 यूनिट्स आ गया। ये हमें हाइट पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। हाइट इसलिए हमने पता करी क्योंकि अब हम इस डायग्राम का एरिया निकाल सकेंगे। एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हमें ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है ऑलरेडी। ठीक है, और पैराबोला के लिए क्या करना होगा,
पैराबोलिक डायग्राम है ये हमारी, तो मतलब कि उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे ये एक डायग्राम है ना, सपोज ये दो सेगमेंट है इस डायग्राम की, एक रेक्टेंगल की तरह हम मान के चल रहे हैं इसको, इसकी ये इसकी लेंथ है सपोज, और ये विड्थ है, ठीक है। तो इसकी ये जो डायग्राम है ना, इसमें एक मेजर सेगमेंट है और एक माइनर सेगमेंट है। जिसका एरिया ज्यादा लग रहा है वो मेजर सेगमेंट हो जाता है, और जिसका कम होता है वो माइनर सेगमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेजर सेगमेंट है ना, उसका एरिया ऐसे मान लिया जाता है कि 2/3 एल इंटू बी हो जाता है। मतलब जो हमारे रेक्टेंगल का एरिया बनता है ना, उसका 2/3 हो जाता है वो, और दूसरे वाले का एरिया 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मान लिया जाता है, और ये मतलब पूरा एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है, बट फिर भी ये मान लिया जाता है, और इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम एरिया निकाल लेंगे। ये जो हमारा कर्व्ड है, पैराबोलिक शेप है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द डायग्राम 1। यहाँ पे हम लोग लेंथ भी लिख देते हैं, 4 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, और ये 4 मीटर, ठीक है। तो हमारा एरिया हो जाएगा फर्स्ट वाले ट्राइंगल का हाफ इंटू 6 इंटू हाइट कितनी है इसकी 24, ठीक है। इसकी हेल्प से हम हमें फॉर्मूला मतलब इसकी हेल्प से अब हमारा एरिया निकल जाएगा, ये आ जाएगा 72 यूनिट्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाफ इंटू 4 इंटू 4 L/W L/4 था हमारा 16, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 32 यूनिट्स। और उसके बाद डायग्राम 3 जो है उसके लिए मैंने आपको बताया 2/3, क्योंकि ये मेजर सेगमेंट की तरह है। तो 2/3 टाइम्स लेंथ कितनी है 4, और विड्थ जो है, हाइट कितनी होगी हमारी, हाइट हमने कैलकुलेट करी 6, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 यूनिट्स। तो हमारा एरिया भी निकल गया। अब हम निकालेंगे सीजी। सीजी कैसे निकालना है, जो हमारा ट्रायंगल है ना, जो ट्रायंगल का सीजी होता है वो आप लोगों को पहले से पता है कि कैसे होता है, बट हमें यहाँ पे जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ना, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसका सीजी हमारा जो है, ये आपको एग्जैक्ट सेंटर पे क्यों नहीं दिख रहा है, ये डायग्राम सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसका सीजी आपको सेंटर पे बिल्कुल नहीं दिखेगा। ये वाली दूसरी दोनों डायग्राम सिमेट्रिक है, तो एक्स बार आपको इजीली पता चल जाएगा, हाफ हो जाएगा इनकी लेंथ्स का। लेकिन ये जो फर्स्ट वाली डायग्राम है ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 मीटर दिख रहा है, ये 2 मीटर दिख रहा है। तो जब ऐसा होता है, तो जो हमारा सेंट्रॉइड होता है ना ट्राइंगल का, सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, और ये है x2 y2, ठीक है, और ये है x3 y3। इस तरीके से हमारा ट्राइंगल है। तो हमारे जो सीजी होता है ना, वो सीजी यहाँ पे आ जाता है, या फिर जिसको हम सेंट्रॉइड बोल सकते हैं, 2D शेप के लिए सेंट्रॉइड बोल देते हैं, और 3D के लिए सीजी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सीजी की वैल्यू हो जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम में कोऑर्डिनेट्स देखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। हमेशा फर्स्ट जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको रेफरेंस ले लो, या फिर एंडिंग वाले पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों वाली साइड से इक्वल ही वैल्यू आने वाली है। फर्स्ट वाले को ले लेते हैं हम लोग रेफरेंस, ठीक है। ए पॉइंट को हमने रेफरेंस ले लिया, ये बी था, और अगला वाला सी डी ऐसे है, ठीक है। ए को हमने रेफरेंस मान लिया, तो इसकी वैल्यू जो होगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, और यहाँ पे हमें पता है एक्स की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी पता है, एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, मतलब कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है ना, वो यहाँ पे है, ठीक है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका 0 है और इसका 4 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कैलकुलेट इसका करा हुआ है, कितना आया था ये 24, हाँ 24 था। लेकिन ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए, इस वाले जो हमारा x3 जो है, इसके इस पॉइंट के लिए, बी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 2 6, ठीक है। ये जो लेंथ है, यही हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6। तो मतलब कि हमारे जो ये है सेंट्रॉइड, फर्स्ट डायग्राम का सेंट्रॉइड हो जाएगा x1 + x2 + x3/3 इज इक्वल्स टू 0 + 2 + 6, यही था ना, 0 और 4, दूसरे वाले का 4 था, 0 + 4 + 6 और डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ जाता है 10 डिवाइडेड बाय 3,
ये हमारा सीजी हो गया फर्स्ट वाली डायग्राम का। और दूसरी वाली डायग्राम जो है, अब उसका सीजी जो है एक्स बार की वैल्यू पूछी हुई है। ये डायग्राम सिमेट्रिक है अबाउट द वाई एक्सेस, इसीलिए इसका एक्स बार की वैल्यू 2 मीटर ही हो जाएगी। और ये वाली डायग्राम भी सिमेट्रिक है, इसकी भी जो एक्स बार की वैल्यू है ना, वो हमारी यहाँ पे 4/2 2 ही हो जाएगी। ठीक है, दोनों के लिए सेंट्रोइड की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें सेंट्रोइड भी पता चल, अब हमारे पास हर चीज आ चुकी है जो कि इक्वेशन के लिए हमें चाहिए। तो अब हम लगा सकते हैं इक्वेशन। अब जो 3 मोमेंट इक्वेशन है ना, उसमें हम 2 ही स्पैन्स को ले सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो हमने ये वाले दोनों स्पैन्स ले लेने हैं, ए बी और बी सी। ये यहाँ पे सी है, ये ए बी और बी सी स्पैन को हमने ले लेना है। ठीक है, फिर इसकी हेल्प से पहले हमने इक्वेशन निकालनी है, 3 मोमेंट इक्वेशन। फिर उसके बाद बी सी और सी डी स्पैन को हम लेंगे और उसकी हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एक तो मोमेंट हमें जो कि निकालनी है, और लेंथ चाहिए। ठीक है, तो लेंथ हमारी जो हो जाएगी, फर्स्ट वाले स्पैन ए बी और बी सी के लिए हम देख रहे हैं, तो ए बी की हो जाएगी 6 और बी सी की 2 होगी। ठीक है, तो ए बी के लिए 6 MA प्लस 2 × MB, और यहाँ पे आ जाएगा L1 6 प्लस L2 हो जाएगा 4। यहाँ पे 6 प्लस 4, हाँ 4 ही थी। ठीक है, प्लस और फिर उसके बाद L2 की वैल्यू 4 होगी, और ये MC इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स। अब यहाँ पे एरिया चाहिए हमें, जो लोडिंग डायग्राम का लोड की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनी है, उसका एरिया क्या था। यहाँ पे ये है 72 और 32, तो ये आ जाएगा 72, 6 × 72 × एक्स बार की वैल्यू 10/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10/3 अपॉन लेंथ, फर्स्ट वाली लेंथ है 6, और फिर उसके बाद सेकंड जो हमारे पास ये आ जाएगी 6 × A2 की वैल्यू है 32, और ये आ गया सेंट्रोइड 2। ठीक है, 32 × 2 अपॉन L2 की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम लोग पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले तो हमारा एम ए जो है ना, ये वाले जो एंड स्पॉट्स हैं दोनों, इस पे मोमेंट नहीं आएगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एम ए की वैल्यू 0, एम डी की वैल्यू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, 5 टाइम्स एम बी प्लस एम सी इज इक्वल्स टू 84। ये हमारी इक्वेशन हो गई। और दूसरी बार जब हम दूसरे वाले स्पैन पे, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 3 मोमेंट हमने किस पे लगाई है, ए बी और बी सी स्पैन पे लगाई हुई है। ठीक है, ये आ गया। और अब हम किस पे लगाएंगे, बी सी और सी डी स्पैन पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे, और यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगी, एम ए L1 था ना, उसकी जगह आ जाएगा MB L1 प्लस 2 टाइम्स L1 की जगह मैं इधर L2 लिख देती हूँ। ठीक है, तो L2 प्लस L3 हो जाएगा, फिर उसके बाद MD टाइम्स L3। ठीक है, इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स A2 X2 बार अपॉन L2 प्लस 6 टाइम्स A3 X3 बार अपॉन L3। ठीक है, ये A3 है। ठीक है, ये आ गया। और अब हम एम बी की वैल्यू हमें नहीं पता है, L2 की वैल्यू पिछले वाले स्पैन की 4 थी, और दूसरा वाला स्पैन है उसकी भी 4 है। ठीक है, तो 4 और 4 दोनों ही है। ये आ जाएगा 4 MB प्लस 2 MC इंटू 4 प्लस 4 प्लस 4 टाइम्स MD। अब MD की वैल्यू भी 0 होने वाली है, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो 6 × A2 की वैल्यू यहीं से हम लिख लेते हैं, 32 × 2 X2 बार की वैल्यू, और L2 की वैल्यू जो है वो 4 हो गई। ठीक है, और जो लास्ट वाला हमारे पास एरिया था वो है 16 यूनिट्स और 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 16 × 2 अपॉन L3 की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, ये दोनों जो स्पैन्स हैं इनकी वैल्यू 4 ही है। अब ये जो इक्वेशन है, जब ये सिंप्लीफाई होगी, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम बी प्लस 4 MC इज इक्वल्स टू 36। ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बन गई, और यहाँ पे इसको जब सिंप्लीफाई करा जाता है ना, तो एम बी और एम सी की वैल्यू निकलेगी, और एम ए और एम डी जो है, एम ए इज इक्वल्स टू एम डी इज इक्वल्स टू 0 होता है। ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। तो एम बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 15.79 किलो न्यूटन मीटर, और ये आ जाएगी हॉगिंग।
ठीक है, दोनों की दोनों हॉगिंग आएगी। क्यों आएगी हॉगिंग? क्योंकि ये सपोर्ट्स के लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। तो सपोर्ट्स की बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आएगी, और जो हमारी सेंटर पे ये जो हम जो स्पैन होता है उस पे जो मोमेंट आती है, ये वाली जो हमने बना रखी है डायग्राम, ठीक है, इसको अब डायग्राम को थोड़ा सा मैं प्रॉपरली शेड कर देती हूँ। ये जो डायग्राम्स हमने बना रखी है उतना प्रॉपरली हुआ नहीं, बट ये जो हमने डायग्राम्स बना रखी है इनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और जो हमारी स्पैन्स की जो आई हुई है ना वो नेगेटिव आएगी बेंडिंग मोमेंट। इन दोनों स्पैन्स के लिए हमने निकाली है, दोनों नेगेटिव आएंगी, ठीक है। और ये इसकी वजह से इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से वो हॉक करती है हमारी जो जैसे ये कैंटिलीवर बीम है, तो हमारी बीम जो होगी वो हॉक करती है, और इस वाले लोड की वजह से सैगिंग होती है, ठीक है। हॉगिंग और सैगिंग होगी, फिर उसके बाद उसी की वजह से दोनों चीजें हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बीम होगी वो स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। तो हॉगिंग और सैगिंग दोनों अभी हम शो करेंगे। अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। पहले हम अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम बनाएंगे, तो सपोज ये हमारा, सपोज ये बी है, ए, ये हमारी बीम है ए बी सी, और ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये जो बी और सी है इसके लिए हमने अभी अभी निकाली है जो हमारी मोमेंट्स आई है बेंडिंग मोमेंट, ये आ गई इसके लिए। यहाँ पे कितनी आई है? ये बेंडिंग मोमेंट आ गई है 15.79, और जो सी है इसके लिए आई है 5.05। दोनों नेगेटिव है ये, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, और यहाँ पे ये आके जुड़ जाएगी, तो ये हमारी हो जाएगी इसकी वजह से ये बेंडिंग मोमेंट होगी बी और सी की। और अब हम जो पहले से हमने बना रखी है लोडिंग की वजह से जो हमारी कर्व था वो बना देते हैं। लोडिंग की वजह से इस तरीके से ये ट्राइंगल था, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू क्या थी? हाइट्स की वैल्यू थी 24, 16 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू थी 24, ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे 24 है, ओवरऑल वैल्यू 24 है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, और दूसरी जो 24 किलो न्यूटन मीटर। और ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के बाद अगर हम देखें, ये वाली जो है यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी, ये पॉजिटिव होगी, और ये वाली डायग्राम जो थी ये हमारी पूरी जो पहले बनाई थी ये हमारी नेगेटिव डायग्राम थी, जिसकी वजह से ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन सिर्फ शेड कर देती हूँ मैं, ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन बच गया। अब दूसरी वाली भी डायग्राम पहले बना देती हूँ, उसके बाद मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाली डायग्राम का हाइट हमें एक बार देखनी पड़ेगी, 16 थी शायद, 24, 16, 6, हाँ 16 और 6। तो ये इसकी हाइट थी टोटल 16, ये हमारी टोटल 16 थी, ये हमारी 16 किलो न्यूटन मीटर पूरी हाइट थी। और यहाँ पे ये जो डायग्राम है यहाँ पे डी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई थी यहाँ पे 6, टोटल 6 था किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे आप देखो, सिर्फ जो शेडेड पोर्शन होगा ना वो बचा हुआ होगा। मैंने पूरा प्रॉपरली शेड नहीं मैं कर रही हूँ, तो मैं डायग्राम को प्रॉपरली शेड कर देती हूँ। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये सारे हो गए, ठीक है। तो प्रॉपरली शेड कर देती हूँ। ये वाली जो डायग्राम है ना, अब इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम हो गई। बाकी जो पोर्शन है, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव ओवरलैप कर रहे हैं, तो बाकी कुछ पोर्शन में नहीं रहेगा इस डायग्राम में, ठीक है। तो ये हमारी डायग्राम होगी। अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से डिस्टेंस हमें पता है ना, ये वाला 4 मीटर है, और ये ओवरऑल यहाँ से यहाँ कितना है, ये हमारा 6 मीटर है, ठीक है। और हमें ये वाली 15.79 पता है, तो इस वाली हाइट की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। 24 ओवरऑल है, ये वाली हमें पता चल जाएगी। और फिर उसके बाद हम 24 में से वो वाली हाइट, ये वाली माइनस करेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा ये मैं बता दे रही हूँ आपको, 13.74 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ये हमारी आ जाएगी इस वाले पीक की। दूसरे वाले पीक के लिए भी सेम ऐसे ही करना है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5.58 किलो न्यूटन मीटर। और यहाँ पे जो तीसरा पीक है इसमें आ जाएगी 3.471। अब हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन चुकी है, ठीक है। तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगी। दूसरा हमारा जो गोल था, हमें क्या करना था, हमें बनानी थी हमारी रिएक्शंस कैलकुलेट करनी थी।
तो हम रिएक्शंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमें ना हर एक जो सपोर्ट है उस पे हमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता चल चुकी है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ए सपोर्ट जो था उसकी वैल्यू, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 ही थी। बेंडिंग मोमेंट एट बी अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? पहले तो इसकी वैल्यू जो है हमारी 15.79 आई है, ठीक है। 15.79 वैल्यू आई है, लेकिन ये नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज हम लोगों की जो आई थी ना, ये हमारी नेगेटिव ही है। ये हॉगिंग में वैल्यू आई हुई है। ये हमेशा जो हमारे सपोर्ट पे, इंटरनल सपोर्ट्स पे वैल्यू आएगी वो नेगेटिव होगी, और जो हमारी स्पैन पे जो वैल्यूज आ रही हैं, जो लोडिंग की वजह से आ रही है, वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वहां पे सैगिंग होगी जिसको हमने पॉजिटिव मानना है, और हॉगिंग को हमने नेगेटिव मानना है, ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बताई, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ आपके लिए। अब हमें बेंडिंग मोमेंट एट बी हमें पता है कि -15.79 है, लेकिन अगर हम इस वाली जो हमारी बीम है इससे हम कैलकुलेट करें, ये बी पॉइंट जो है, इसको मैं किसी और कलर से दिखाती हूँ। सपोज ये बी पॉइंट है। अब इससे हमें क्या करना है? हमें निकालनी है बेंडिंग मोमेंट। बी पॉइंट पे निकालनी है बेंडिंग मोमेंट, तो हम क्या करेंगे? वी ए इंटू 18 kN, ठीक है। वी ए इंटू 6 हो जाएगा इसका लीवर आर्म, और 18 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे वी ए, जो वर्टिकल रिएक्शन एट ए है, इंटू 6 माइनस 18 इंटू 2, ठीक है। 18 इंटू 2 ही था, 18 इंटू 2, ठीक है। ये हमारी बेंडिंग मोमेंट हो जाएगी, ठीक है। इसकी हेल्प से हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते थे एट बी, लेकिन हमें ऑलरेडी पता है, तो हम इसकी हेल्प से अब क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्टिकल रिएक्शन एट 3.368 kN इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट हम सी अगर लिखें तो उसकी वैल्यू है -5.05, जो कि हमारी कैसे निकलेगी? अब इसको देखेंगे हम। सी को हम अगर राइट साइड से देखें, ठीक है, राइट साइड से हम देखना शुरू करेंगे, तो ये जो हमारा स्पैन है, जो हमारा सपोर्ट है डी, तो डी सपोर्ट की वैल्यू हो जाएगी वी डी, जो हमारा वर्टिकल इसकी रिएक्शन आएगी वी डी, ठीक है। वो वी डी इंटू 4 हो गया, और 3 kN का इसके ऊपर 4 जो स्पैन है इसके ऊपर लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा वी डी इंटू 4 माइनस 3 यूनिट का हमारा वो लगा हुआ था, और 4 मीटर का हमारा ये था, उसका लेंथ था 4 मीटर पे लगी हुई थी। 4 इंटू 4/2 इसका सी जी हो गया, ठीक है। तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगी यहाँ से, और यहीं से हमारी वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास 4.735 kN। ये हमारी वी डी की वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास वी ए और वी डी जो है ना, ये दोनों सपोर्ट्स जो है, इसकी हमें रिएक्शन पता चल चुकी है। सी जो है, इसके बारे में, इसकी रिएक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, और बी की हमें फाइंड आउट करनी है। तो सी वी सी के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ से बी जो है, बेंडिंग मोमेंट एट बी जो है, उसको हम राइट साइड से निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हमने लेफ्ट साइड से निकाली थी, अब हम राइट साइड से निकालते हैं। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी? बेंडिंग मोमेंट at B is equals to -15.79 is equals to BD। पहले तो आएगा BD। BD कितने डिस्टेंस पे है यहाँ पे? BD जो है ये 4 + 4 8 मीटर के डिस्टेंस पे है, इंटू 8, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी जो है लोड जो है ये नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे। 3 kN का है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और 4 मीटर के डिस्टेंस पे लगा, और इसका सी जी कितने डिस्टेंस पे है बी से? ये हो जाएगा 4 + 2 यानी कि 6, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4, और सी जी है 6 मीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, फिर उसके बाद हमारा पॉइंट लोड है 16 इंटू 2, ये लगा हुआ है, और यहाँ पे वी सी जो हमारी रिएक्शन आएगी, सपोर्ट रिएक्शन, इंटू 4, ठीक है। यहाँ पे वी सी जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस वी सी इंटू 4 माइनस 16 इंटू 2, है ना, 16 था, 16 इंटू 2, ठीक है। ये हमारी होगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें वी डी की पता वैल्यू ऑलरेडी पता है, 4.735 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 6 प्लस वी सी इंटू 4 माइनस 16 इंटू 2,
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ से हमारी वी सी की वैल्यू निकल जाएगी। वी सी की वैल्यू आ जाएगी 12.583 किलो न्यूटन। ये हमारी वी सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ एक सपोर्ट वी बी जो सपोर्ट है उसकी वर्टिकल रिएक्शन हमें नहीं पता है। अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, हमें टोटल वर्टिकल रिएक्शन हमने लिख देनी, टोटल हमारी सिग्मा एफ वाई लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमारी जो टोटल वर्टिकल स्पैन में जो लोडिंग और जो हमारी रिएक्शंस है उसको हम इक्वेट करेंगे। ये आ जाएगा 18 प्लस 16 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, लोड कितना है 18 प्लस 16 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, और इसमें से माइनस करना है एक तो वी ए प्लस वी बी, इसको ब्रैकेट लगा लेती हूँ, वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। अब हमें बाकी सब पता चल चुका है। वी ए की वैल्यू हमारी आई थी 3.368 और वी बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वी सी की वैल्यू हमारी 12.583 आई है और वी डी की वैल्यू 4.735 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये माइनस साइन और 18 प्लस 16 प्लस 12। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से अब हमारी वी बी की वैल्यू निकल जाएगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी 25.314 किलो न्यूटन। ये हमारी वी बी की वैल्यू होगी। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम सारे रिएक्शंस हमें पता चल चुके हैं, तो अब क्वेश्चन तो हमारा खत्म हो गया। चाहे तो हम इस तरीके से पूरी जो हमारी बीम है उसको बना के रिएक्शंस वगैरह हम प्रॉपरली लिख सकते हैं, जो कि हमें एंड में करना होता है। ठीक है, तो वी ए हमारा है 3.368 और वी बी हमारे पास आ जाता है 25.314, वी सी 12.583 और वी डी 4.735। ये सारे के सारे किलो न्यूटन, और इसमें जो लोडिंग लगी हुई है वो भी किलो न्यूटन में है। इस तरीके से यहाँ पे 3 किलो न्यूटन पर मीटर लगी थी और यहाँ पे 16 थी, यहाँ पे 18 थी। किलो न्यूटन किलो न्यूटन।